तो स्टूडेंट्स, अब टॉपिक अगर हम देखें नेक्स्ट, तो यहां आपने ह्यूमन जेनेटिक्स में नेक्स्ट बताना है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक्चुअल में आप बता रहे हैं यहां पर कि किसी भी जीन की आवृत्ति और या कहें एलील की आवृत्ति की वंशागति को भी आपने अध्ययन करना है। यानी पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हम किसी जीन अथवा एलील की आवृत्ति एवं वंशागति का अध्ययन यहां पर करते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन आपको दे रखी है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स का सेकंड पार्ट आप बता रहे हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और यहां नाम से ही आपको पता लग रहा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि यहां पर हम किसी एक जीव पर अध्ययन नहीं कर रहे। यहां एक से ज्यादा लोगों पर, एक से ज्यादा सदस्यों में जनसंख्या स्तर पर किसी जीन अथवा एलील की आवृत्ति एवं वंशागति का अध्ययन आपको करना है। अब यहीं पर पॉपुलेशन जेनेटिक्स में आपको कुछ सिंपल डेफिनेशंस दे रखी है, कुछ परिभाषाएं आपको यहां पर मिलेगी टर्म्स लेते हुए। उन डेफिनेशंस को आपने वन बाय वन क्लियर करना है। जैसे अगर आप यहां पर देखें तो सबसे पहले आपको दे रखा है जीन पूल। जीन पूल। अब जीन पूल एक्चुअल में आप यहां किसे कह रहे हैं कि यहां पर किसी भी पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जीन्स या जो टोटल एलील्स है, उन टोटल अमाउंट ऑफ जीन और एलील को आपने कहा यहां पर जीन पूल। डेफिनेशन अगर हम पढ़ें तो एक जनसंख्या में उपस्थित सभी जीन और उनके एलील्स का कुल योग। यही आपसे कहा गया कि किसी पॉपुलेशन में जो जितने भी जीन्स हैं या उन जीन के जितने भी विभिन्न स्वरूप जिसे हम एलील कह रहे हैं, तो उन सभी जीन या सभी एलील को मिलाकर आप क्या कहेंगे यहां पर जीन पूल। पूरा जीन पूल बनता हुआ आपको यहां पर दिख रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन आपको दे रखा है जीन फ्लो, जीन प्रवाह। नाम से ही पता लग रहा है फ्लो यानी एक तरह से मूवमेंट है। यहां पर आप कहेंगे कि किसी पॉपुलेशन में जो भी जीन्स एलील प्रेजेंट है, इन जीन्स या एलील का एक पॉपुलेशन यानी एक जनसंख्या से किसी दूसरी जनसंख्या पर जाना, मूव करना, ट्रांसफर होना, इसे आप कहेंगे जीन फ्लो। कि एक पॉपुलेशन से दूसरे में या दूसरे से पहले में, तो जब भी जीन या एलील कोई एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में मूव कर रहा है, उसे आप कहेंगे जीन प्रवाह यानी कि जीन फ्लो। डेफिनेशन आप देखिए, एक जनसंख्या से दूसरे जनसंख्या में जीन के गमन को ही आपने क्या कहना है, जीन फ्लो। इसका एक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखें तो आपके सामने एक पॉपुलेशन दे रखी है, फर्स्ट पॉपुलेशन या ए पॉपुलेशन, जो भी आप कहें। इसी तरह से एक और पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, सेकेंड पॉपुलेशन। तो अब यहां पर आप बताएंगे पॉपुलेशन में या तो फर्स्ट से सेकेंड या सेकेंड से फर्स्ट जो मूवमेंट होगा, जीन मूव कर रहा है यानी कि जीव जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करेगा। तो यहां से आप देखिए एक मूवमेंट आपको मिला यहां पर, तो इसे आप क्या कहेंगे, जीन फ्लो। तो किसी एक जनसंख्या से दूसरे जनसंख्या में जीन का आना या जाना, यह कहलाएगा यहां पर जीन फ्लो। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आपको दे रखा है जेनेटिक लोड, आनुवांशिक भार। लोड नाम आते ही माइंड में आ रहा है एक तरह से नेगेटिव प्रेशर, एक तरह से बर्डन, एक तरह का भार जिसे हम रिमूव करना चाह रहे हैं, जिसे हम हटाना चाह रहे हैं, बट आप नहीं हटा पा रहे उसे। तो उसके लिए आप वर्ड यूज में लेते भार, एक तरह का लोड, नेगेटिव प्रेशर। तो यहां आपने वर्ड यूज लिया जेनेटिक्स में, ह्यूमन जेनेटिक्स के पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, जेनेटिक लोड। जीन लेवल पे किस तरह का लोड। अब इसे ध्यान से समझें। यहां आपको बताया गया है कि कोई रेसेसिव जीन, जो म्यूटेंट, रेसेसिव, अप्रभावी, जो कोई रोगकारी जीन है, सारे रेसेसिव नहीं, जो रेसेसिव रोगकारी है यानी कोई डिजीज कॉज कर रहा है, तो कोई रेसेसिव जीन अगर ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है और हम चाहते हैं उसे उस पॉपुलेशन से बाहर करना, लेकिन इस रेसेसिव जीन को पॉपुलेशन से बाहर करना संभव नहीं है, क्योंकि ये रेसेसिव जीन हमेशा पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस के फॉर्म में, यानी वाहक, कैरियर, हेट्रोजाइगस के फॉर्म में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और इनके हेट्रोजाइगस में जो उपस्थिति है, इसी प्रेजेंस को आपने क्या कहना है, जेनेटिक लोड। जैसे सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, जितने भी हमने रेसेसिव डिसऑर्डर को डिस्कस किया है, ये सभी रेसेसिव डिसऑर्डर के जीन को आप जेनेटिक लोड में काउंट कर सकते हैं। क्यों रेसेसिव को पॉपुलेशन से हटाना संभव नहीं है? क्योंकि रेसेसिव
केवल होमोजाइगस में ही एक्सप्रेस होगा, स्मॉल ए आप देखते हैं। तो रेसेसिव जब होमोजाइगस में ही केवल एक्सप्रेस होगा, तो होमोजाइगस में तो सिम्टम्स हमें दिखेंगे, आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, वहां चलिए आपने ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन यही रेसेसिव जीन पॉपुलेशन में हेट्रोजाइगस के फॉर्म में वाहक विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित है। और हेट्रोजाइगस कैसा होगा? सामान्य। हमने कई बार कहा हेट्रोजाइगस वाहक है लेकिन दिखने में बिल्कुल सामान्य। तो हेट्रोजाइगस में कोई सिम्टम्स आपको नहीं दिखेंगे। तो उस हेट्रोजाइगस कैरियर वाहक विषम युग्मजी जो भी आप कह रहे हैं, उसमें ये जीन उपस्थित है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाएंगे और बिना पहचाने आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। यानी रेसेसिव जीन केवल होमोजाइगस में ही हमें दिखता है, हेट्रोजाइगस में उपस्थित है लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते और बिना पहचाने उसे हटाना संभव नहीं है। तो हमेशा हेट्रोजाइगस के फॉर्म में हमारी जनसंख्या में उपस्थित रहता है और उसी उपस्थिति को आप क्या कहेंगे? जेनेटिक लोड। डेफिनेशन देखिए, जनसंख्या में हानिकारक एलील का विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित रहना। तो विषम युग्मजी में हानिकारक कौन होंगे? रेसेसिव वाले, क्योंकि डोमिनेंट जो होगा वो तो विषम युग्मजी में हमें दिखाई देगा लेकिन जो रेसेसिव है वो आपको दिखाई नहीं दे पाता है। जैसे ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर हमने लिया था, सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए कैपिटल ए सामान्य, कैपिटल ए सामान्य लेकिन वाहक, स्मॉल ए प्रभावित। अब यहां पर रेसेसिव स्मॉल ए जो रोगकारी जीन, रोग हमको कहां दिखाई दे रहा है? स्मॉल ए में, तो आपने इसको ट्रीट किया। लेकिन ये स्मॉल ए यहां भी उपस्थित है, बट ये इंसान कैसा होगा? सामान्य। तो ये सामान्य है, इसमें जीन उपस्थित है स्मॉल ए, लेकिन आप इसे पहचान नहीं पाते। और इसी कंडीशन को आपने क्या कहना है? जेनेटिक लोड। ये लिखा है विषम युग्मजी अवस्था में उपस्थित रहना। ये जो हेट्रोजाइगस के फॉर्म में प्रेजेंट है हानिकारक जीन, इसी को आप कहेंगे जेनेटिक लोड यहां पर। फिर अगर आप देखें यहीं पर नेक्स्ट टर्म, तो आपको दे रखा है जीन फ्रीक्वेंसी या जीन आवृत्ति, कि यहां पॉपुलेशन में आपको जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन पॉपुलेशन में आपको किसी जीन या एलील की आवृत्ति पता करनी है। अब यहां कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको दे रखा है और प्लस एक एग्जांपल लेकर आप इसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में ये काफी आपकी हेल्प करेगा। देखिए, किसी एलील की अगर आवृत्ति आपको पता करनी है तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? दिए गए एलील की संख्या उससे डिवाइड कर देंगे बाय कुल एलील की संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलील से। तो आपको जो भी एग्जाम्पल दिया जाए उसमें कोई कैरेक्टर दे रखा है, जीन एलील दे रखे होंगे, तो जिस एलील की आवृत्ति हमें पता करनी है, पहले तो उस एलील के टोटल नंबर हम लिख लें और उससे डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलील। उस पॉपुलेशन में जितने भी एलील है सारे एलील से डिवाइड करना है। यहां तो लिखेंगे जिस एलील को पता करना है, जिसकी आवृत्ति, उससे डिवाइड कर देंगे कुल एलील की संख्या से, तो आपको किसी भी जीन या एलील की आवृत्ति मिल जाएगी यहां पर। अब इसे एक एग्जाम्पल से अगर आप समझें, देखिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल के फॉर्म में कि 1000 व्यक्तियों की एक पॉपुलेशन है, आपके पास जो पॉपुलेशन साइज है वो है 1000। यहां पर 360 तो कौन है? कैपिटल ए। 480 कैसे? हेट्रोजाइगस यानी कैपिटल ए स्मॉल ए, और 160 जो बचे वो होमोजाइगस रिसेसिव यानी स्मॉल ए। अब आपको यहां पर कैपिटल ए एलील की आवृत्ति ज्ञात करनी है। क्लियर हुआ? तो अब यहां एलील की आवृत्ति पता करने के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी पहले कैपिटल ए जितने उसकी संख्या उससे डिवाइड कर देंगे टोटल एलील की संख्या से। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करें हम अगर इनको, तो देखिए कैपिटल ए आपको कितने दे रखे हैं? 360। कैपिटल ए स्मॉल ए कितने? 480, और लास्ट स्मॉल ए आपको मिलना है 160। ये तीनों हमने नोट कर लिए जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब 1 बाय 1 आपको यहां पर लेते हुए चलना है। सबसे पहले लीजिए कैपिटल ए। कैपिटल ए के नंबर हमें ज्ञात करने होंगे, कुल कैपिटल ए एलील कितने और स्मॉल ए एलील कितने हैं। तो पहले लीजिए कैपिटल ए। अब देखिए ये 360 जो दे रखे हैं 360, ये मेंबर्स है यानी व्यक्ति। 360 लोगों में ये है, 480 में हेट्रोजाइगस है और 160 लोगों में स्मॉल ए। तो अब पहले कैपिटल ए की
आवृत्ति पता करें तो कैपिटल ए को जोड़ो पहले। तो कैपिटल ए कितने कितने मिल रहे हैं यहां पे? क्या कैपिटल ए हम 360 बताएंगे? नो, ये तो 360 आप क्या बता रहे हैं? सदस्य, मेंबर, और हर मेंबर डिप्लॉयड है, जीव डिप्लॉयड है। और डिप्लॉयड का मतलब पहले ही बताया गया है कि वहां 2 एलील उपस्थित होंगे। तो यहां कैपिटल ए के लिए आप बताएंगे 360 इंटू 2 डिप्लॉयड, एक इंसान में 2 एलील है तो 360 लोगों में उसका डबल होगा, 360 का आपको डबल करना है। प्लस अब आप आइए यहां भी कैपिटल ए है, हम कैपिटल ए काउंट कर रहे हैं, ये कैपिटल ए, यहां कैपिटल ए स्मॉल है। 480 लोगों में हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है तो कैपिटल ए कितने होंगे? 480, ये हमने लिखे, डबल नहीं करना है। यहां पर डबल में आधे 480 तो कैपिटल है और बाकी 480 स्मॉल है। क्लियर? यहां पूरे 360 इंटू 2, दोनों के दोनों एलील होमोजाइगस है तो आपने लिखा 360 इंटू 2 प्लस यहां से कैपिटल ए कितना आया? 480, तो ये आपके हो गए 1200। ये तो कैपिटल ए एलील आपने बताया, ये 1200। अब इसी तरह से स्मॉल ए काउंट करिए। स्मॉल ए पहले ये देखिए 160 लोग होमोजाइगस है, हर इंसान में 2 एलील है, दोनों स्मॉल है तो 160 इंटू 2 ये हम कर देंगे। अब यहां जो स्मॉल है इधर भी है, कितने लोगों में? 480 में, तो 480 कैपिटल ए और 480 स्मॉल है, हमें लेना है स्मॉल ए तो प्लस 480, ये कितने हो गए? 800। तो ये दोनों एलील की संख्या आ गई, कैपिटल ए 1200, स्मॉल ए 800, यानी कुल एलील कितने हो गए यहां पर? 2000। देखिए व्यक्ति कितने थे? 1000 इंसान है तो हर इंसान में 2 एलील आते हैं तो 1000 लोगों में कितने एलील हो जाएंगे? 2000 एलील आपने बताने। तो ध्यान से रखें कैलकुलेशन, डिप्लॉयड है तो हर इंसान में 2 एलील, तो 1000 लोगों में 2 एलील कितने हुए? टोटल 2000 आपने बताए। अब आपको ज्ञात क्या करना है? कैपिटल ए एलील की आवृत्ति। तो ए एलील की कुल संख्या को डिवाइड कर देंगे कुल एलील की संख्या से। अब ए कितने आ रहे हैं आपके पास? ए आप देखिए कितने आए? 1200। अब कुल कितने हैं? ये 2000, तो 1200 अपॉन 2000, वैल्यू कितनी आ गई? 0.6। यानी कैपिटल ए एलील की आवृत्ति इस पॉपुलेशन में हम कितनी बताएंगे? 0.6। इसी तरह से अब कैलकुलेट करिए स्मॉल ए की आवृत्ति। अब स्मॉल ए लीजिए, स्मॉल ए कितने आए आपके पास? 800, तो हमने लिखे 800। कुल एलील कितने? 2000, तो 800 बटे 2000, तो ये आपका आ गया 0.4। यानी कि कैपिटल ए एलील की आवृत्ति 0.6 और स्मॉल ए एलील की आवृत्ति यहां पर मिलनी है 0.4। कैलकुलेशन किस तरह से की गई है ध्यान रखें, फॉर्मूला आप जानते हैं, केवल यहां याद रखें हर इंसान में 2 एलील है तो ये 360, ये तो इंसानों की संख्या है, एलील डबल हो जाएंगे 360 के, ये भी डबल है 480 के, लेकिन यहां 480 कैपिटल ए होंगे और 480 स्मॉल ए होंगे, हेट्रोजाइगस। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स यहीं पर एक और क्वेश्चन आप देखते हैं जीन फ्रीक्वेंसी को लेते हुए। अभी एक क्वेश्चन हमने किया, यहां पे जो पॉपुलेशन साइज आपको दे रखी है 200, इससे पिछले वाले में आपने 1000 व्यक्तियों की पॉपुलेशन ली थी, यहां 200 व्यक्तियों की एक जनसंख्या है, इसमें 128 का जीनोटाइप कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, 64 आपको हेट्रोजाइगस दे रखे और बचे हुए 8 कैसे है? होमोजाइगस से। तो वही चीजें आपको दोनों एलील की आवृत्ति पता करनी है, कैपिटल ए और स्मॉल ए की आवृत्ति हमें यहां पर ज्ञात करनी है। तो पहले तीनों को हम नोट कर लें। कैपिटल ए आपको दे रखा है 128, कैपिटल ए स्मॉल ए 64 आपने नोट कर लिया और लास्ट स्मॉल ए 8 हमने लिख रखा है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका, आपको आवृत्ति पता करनी है तो जैसा पहले आपसे कहा गया कि पहले कैपिटल ए, इसके कुल नंबर हम काउंट करेंगे कितने, फिर स्मॉल ए, ये कुल हमें कितने मिल रहे हैं, क्योंकि ये तो 128 सदस्य है। अब इनमें एलील हमें पता करने, हर इंसान में 2 एलील है तो वो लेते हुए आपको यहां पर चलना है। तो देखिए सबसे पहले कैपिटल ए अगर आप देखें तो कैपिटल ए कितने लोगों में आपको दे रखा है? 128, ये, और 128 लोग यानी हर कोई डिप्लॉयड है तो हर एक के अंदर 2 एलील है, तो 128 इंटू 2 आपने यहां पे किया। अब इस हेट्रोजाइगस में देखिए कैपिटल ए ये तो हमने ले लिए, यहां भी ये कैपिटल ए है,
तो यहां 64 लोगों में डबल एलील है, 64 कैपिटल ए है और 64 ही स्मॉल ए आपको मिलेंगे। तो हमें केवल कैपिटल ए लेना है, तो प्लस 64 आपने बता दिया 64, ये हो गए 320। इसी तरह से अब आप आइए स्मॉल ए की बात करें तो यहां देखिए कितने, 8 लोगों में स्मॉल ए यानी एक इंसान के अंदर 2 स्मॉल है, तो 8 लोगों में कितने हो गए 16, या बताएंगे यानी 8 इंटू 2, प्लस इधर भी स्मॉल ए, कितने लोगों में 64 लोगों में। तो हर इंसान में 64 में कैपिटल ए और स्मॉल ए प्रेजेंट है, तो हमें यहां डबल नहीं करना है, 64 आप लेंगे प्लस 64, तो ये हो गया आपके पास 80। तो अब ये कैपिटल ए और स्मॉल ए के नंबर आ चुके हैं। अब हमें आवृत्ति पता करनी है, यहां पे टोटल एलील 400 हो गए, तो कैपिटल ए एलील की आवृत्ति, तो ए के नंबर हम लिखें, ए कितने कैपिटल ए, ये 320। अब कुल एलील की संख्या, कुल एलील की संख्या कितनी है 400, क्योंकि देखिए इंसान कितने हैं 200, तो एक इंसान में 2 एलील, तो 200 लोगों में कुल 400 एलील हो गए, तो आवृत्ति आई यहां पर 0.8। इसी तरह से अब स्मॉल ए की आवृत्ति देखें, तो स्मॉल ए की संख्या कितनी है 80, बाय टोटल एलील कितने हमारे पास 400, तो ये आपको मिलने ओनली 0.2। तो इस तरह से आप एलील की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं कि कुल जिस एलील की ज्ञात करनी है हमें उसके नंबर लिखिए, फिर डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एलील से। क्लियर। अब यहीं पर नेक्स्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स में एक आपको दे रखा है हार्डी विनबर्ग्स लॉ, यानी कि हार्डी विनबर्ग का नियम। अब क्या पॉइंट यहां पर, हार्डी विनबर्ग के अकॉर्डिंग किसी भी पॉपुलेशन में अगर आप किसी जीन या एलील की आवृत्ति का अध्ययन करते हैं तो उस पॉपुलेशन में पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, उस जीन या एलील की आवृत्ति कांस्टेंट यानी कि स्थिर बनी रहती है। काफी सिंपल पॉइंट हार्डी विनबर्ग ने एक्सप्लेन किया, फिर से कह रहा हूं, डेफिनेशन अभी देखेंगे हम। सिंपल मीनिंग कि किसी भी पॉपुलेशन में किसी जीन या एलील की आवृत्ति हमेशा स्थिर बनी रहती है, लेकिन वो कब तक स्थिर है, जब तक उस पॉपुलेशन में किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन ना हो, किसी प्रकार का कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, या किसी प्रकार का कोई माइग्रेशन ना हो। यानी कई फैक्टर्स अगर एब्सेंट है तो आप देखेंगे उस पॉपुलेशन में जीन या एलील की आवृत्ति स्थिर बनी रहेगी, उसे ही आपने कहा हार्डी विनबर्ग नियम। तो पहले नियम की बात करें तो सीधा सा मीनिंग, किसी भी पॉपुलेशन में जीन या एलील की आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट है, उसे आप कहेंगे हार्डी विनबर्ग नियम। देखिए क्या दे रखा है, एक आदर्श जनसंख्या में दिए गए एलील की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी नियत रहती यानी कि स्थिर बनी रहती है। आदर्श जनसंख्या जो ये वर्ड हमने लिया है, आइडियल पॉपुलेशन, आइडियल पॉपुलेशन एक्चुअल में किसे कह रहे हैं, जो अभी मैंने आपसे कहा जिनमें ये कुछ फैक्टर्स एब्सेंट होंगे, यानी यहां पे आप बता रहे हैं जिसमें रैंडम, यादृच्छिक रैंडम मैटिंग हो, सेकेंड म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तीसरा माइग्रेशन यानी गमन ना हो, और चौथा प्राकृतिक वरण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन ना हो। अगर किसी पॉपुलेशन में ये 4 चीजें आप देख रहे हैं तो उस पॉपुलेशन को आप कहेंगे एक आइडियल पॉपुलेशन है, तभी ये नियम लागू होगा उस पॉपुलेशन पे, हार्डी विनबर्ग का नियम। यानी ऐसे पॉपुलेशन जिसमें किसी तरह का म्यूटेशन ना हो, क्योंकि अगर म्यूटेशन होगा तो एक नया एलील बन जाएगा और जीन की आवृत्ति चेंज हो जाएगी। इसी तरह से कोई ऐसी पॉपुलेशन जिसमें माइग्रेशन ना हो, यानी जीन फ्लो, जो हमने शुरुआत में डेफिनेशन देखी थी, क्योंकि जब माइग्रेशन होगा तब भी जीन की आवृत्ति दोनों पॉपुलेशन में चेंज होगी, जहां से जीन मूव करे या जहां जीन पहुंचे। तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन ना हो, किसी प्रकार का माइग्रेशन भी ना हो और किसी प्रकार का नेचुरल सिलेक्शन ना हो, उसे आप कहेंगे आइडियल पॉपुलेशन। वहां केवल रैंडम मैटिंग होती हो, रैंडम मैटिंग, संगम आपको दे रखा है, सेलेक्टिव मैटिंग ना होकर रैंडमली मैटिंग आपको मिले, लार्ज पॉपुलेशन साइज है, तो वहां आप बताएंगे ये नियम लागू होगा। मेन ये 3 चीजें आप ध्यान रखें, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कि यहां पर म्यूटेशन ना हो, माइग्रेशन भी ना हो और नेचुरल सिलेक्शन ना हो,
तो वो एक आइडियल पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में हार्डी विनबर्ग का नियम लागू हो सकता है, जिसके अनुसार इस तरह की पॉपुलेशन में जीन या एलील की आवृत्ति कांस्टेंट बनी रहती है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अब यहां पर अगर हम देखें एक पॉइंट आपको, जैसे मैंने कहा लार्ज सैंपल यानी कि विशाल जनसंख्या हो सकती है। अब यहीं पर अगर आप देखें तो इसे समझाने के लिए एक और डेफिनेशन आपको दे रखी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट आप किसे कहेंगे? सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी कारण से जीन की आवृत्ति में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? जेनेटिक ड्रिफ्ट। कोई भी रीजन हो सकता है। जब भी आप किसी जीन या एलील की आवृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे सैंपलिंग में एरर हुआ, लिखा भी है सैंपलिंग एरर, कि हमारे सैंपलिंग में किसी भी तरह का कोई भी रीजन से अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इस तरह के वेरिएशन को आपने यहां पर क्या नाम देना है? जेनेटिक ड्रिफ्ट आप बताएंगे। अब यहां पर हार्डी विनबर्ग नियम के अनुसार आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 1 आपको मिल रहा है, जो हार्डी विनबर्ग ने कहा कि यहां जीन या एलील की आवृत्ति नियत बनी रहेगी जब तक वो फैक्टर्स ना मिले जो हमने डिस्कस किए थे। अब देखिए यहां स्मॉल p और स्मॉल q किसको बता रहा है? स्मॉल p तो कौन है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, प्रभावी एलील की आवृत्ति। इसी तरह से q हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील, अप्रभावी एलील की आवृत्ति, और ये दोनों मिला के कांस्टेंट रहेंगे यानी कि 1। तो याद रखें P डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी आप यहां पर बता रहे हैं, और ये दोनों मिलाकर कांस्टेंट होंगे। अब स्क्वायर में अगर हम देखें तो P प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आपको यहां पर मिलेगा, जिसे हम कहते हैं P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। ये स्मॉल p आप बता रहे हैं, स्मॉल p होगा। जैसे बचपन में आप पढ़ते होंगे लोअर क्लासेस में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही आप देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जिसे हम यहाँ पे P प्लस क्यू के होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर। यानी जो P है वो डोमिनेंट कैपिटल T और Q रिसेसिव स्मॉल t, या कैपिटल A स्मॉल a, जो भी हम कहें, तो कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t की तरह आप यहां बता रहे हैं। अब अगर आप देखें यहां पे दोबारा P स्क्वायर, जो मैंने अभी कह दिया कैपिटल T या कैपिटल A, यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट। P स्क्वायर कौन होगा? होमोजाइगस डोमिनेंट। और इसी तरह से 2PQ ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के लिए, और Q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव आपने बताना है। अब पूरे को एक बार चेक करें। हमने कहा P प्लस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। P था डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, Q रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी। अब जब हम इसे P स्क्वायर या 2PQ या Q स्क्वायर के फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी दोनों एलील साथ में, जीनोटाइप आप देखेंगे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, और ये जीनोटाइप कोई ना कोई फिनोटाइप एक्सप्रेस करते हैं। तो यहां पर इसलिए आपको बता रखा है P स्क्वायर जीनोटाइप के अकॉर्डिंग होमोजाइगस डोमिनेंट, फिनोटाइप लक्षण या जीवधारी की आवृत्ति भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहां 2 एलील है, फिनोटाइप दिखेगा टॉल, होमोजाइगस टॉल, ये हेट्रोजाइगस टॉल, ये होमोजाइगस रिसेसिव ड्वार्फ। तो याद रखें केवल एलील का है तो P या Q, बट किसी कैरेक्टर लक्षण या द्विगुणित जीव की बात की जाए तो आप बताएंगे P स्क्वायर 2PQ या Q स्क्वायर। इसे हम समझेंगे एक क्वेश्चन लेते हुए। यहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने भी आने चाहिए। अब देखिए यहीं पर याद रखेंगे कि P स्क्वायर 2PQ प्लस Q स्क्वायर, ये तो वो आपका फॉर्मूला। अब अगर कहा जाए P स्क्वायर प्लस 2PQ, तो ये कौन हुए? डोमिनेंट, क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो P स्क्वायर डोमिनेंट है और 2PQ ये डोमिनेंट की फ्रीक्वेंसी होगी, ओवरऑल डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में एक्सप्रेस होगा। और केवल कहा जाए होमोजाइगस, तो केवल होमोजाइगस कौन है? P स्क्वायर और Q स्क्वायर, ये हमने लिख लिया यहां पे, दोनों होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कौन है? 2PQ, तो ये दोनों कौन हो गए? होमोजाइगस। ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, बट है दोनों ही होमोजाइगस। तो
तो केवल डोमिनेंट, तो डोमिनेंट में कौन आएंगे, पी स्क्वायर प्लस 2pq, और केवल होमोजाइगस की बात की जाए तो कौन आ जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, होमोजाइगस डोमिनेंट एवं होमोजाइगस रिसेसिव। अब यहीं आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, इस फॉर्मूला की हेल्प लेते हुए, हार्डी विनबर्ग फॉर्मूला हेल्प लेते हुए कैसे आप सॉल्व करेंगे, समझिए। एक विशाल जनसंख्या में अप्रभावी एलील की आवृत्ति 0.7 है। अप्रभावी एलील, और अप्रभावी एलील कौन है, क्यू, तो क्यू की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 0.7। तो समयुग्मजी प्रभावी जीवधारी की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। अब देखिए, समयुग्मजी प्रभावी यानी कौन होगा, पी स्क्वायर, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहां समझें, अप्रभावी एलील दे रखा है आपको कितना, 0.7, ये आप देख सकते हैं, यानी कि Q आपके सामने 0.7, तो P की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। Q आपको दे दिया 0.7, तो P कितना होगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 1, यानी 1 में से माइनस करें तो यहां पे आपको मिल जाएगा ये 0.3। ये देखिए, Q दे रखा है 0.7, तो P कितना हुआ, 0.3। अब समयुग्मजी प्रभावी यानी P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना बताएंगे, P ये तो 0.3 का होल स्क्वायर हुआ, तो P स्क्वायर हुआ आपके पास सामने 0.3 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.09। क्वेश्चन में यही पूछा आपसे, समयुग्मजी प्रभावी, तो समयुग्मजी प्रभावी यानी P स्क्वायर, ये आपको मिलना है यहां पर 0.09, आप देख सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, यही पॉपुलेशन जेनेटिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन अगर आप लेते हैं यहां पर, तो आप देखिए यहां आपको एक पॉपुलेशन साइज दे रखी है 1000 लोगों की, और इस पॉपुलेशन साइज में आपको कहा गया अप्रभावी फिनोटाइप की आवृत्ति 0.16 है। देखिए, अप्रभावी फिनोटाइप, अप्रभावी हुआ रेसेसिव फिनोटाइप कौन था, आप माइंड में सेट रखें, क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर डोमिनेंट था होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट 2pq, और रेसेसिव फिनोटाइप क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर आपको दे रखा है 0.16। तो समयुग्मजी जीवधारी ज्ञात करने, और समयुग्मजी जीवधारी यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, ये दोनों होमोजाइगस आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अप्रभावी फिनोटाइप दे रखा है 0.16, यानी क्यू स्क्वायर, जैसा अभी मैंने कहा भी था, तो क्यू स्क्वायर है आपके सामने 0.16। तो पहले क्यू ज्ञात करिए, सीधा है 0.4, तो पी कितना हो जाएगा, 0.6। अगर डायरेक्टली हम देखें तो, और सॉल्व करें तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो q आपके सामने 0.4 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो p आप बताएंगे यहां पर 0.6, 1 में से माइनस किया, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो p आपको मिलना है 0.6। अब आपको ज्ञात करना है समयुग्मजी जीवधारी, और समयुग्मजी कौन कौन है, एक तो p स्क्वायर यानी कैपिटल ए, और एक क्यू स्क्वायर यानी कि स्मॉल ए। तो p स्क्वायर आपके सामने 0.6 इसका होल स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर 0.4 का हमने किया होल स्क्वायर, यहां आएगा 0.36, और यहां आपको मिलना है 0.16, यानी दोनों ओवरऑल कितने हुए, 0.52। नंबर संख्या पता करनी है, तो कुल जो पॉपुलेशन है 1000, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर 520, यानी इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म आपको कितने मिलने, 520। तो काफी सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना। जो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ध्यान से समझें, जैसे यहां अप्रभावी फिनोटाइप, तो हमें माइंड में आ गया अप्रभावी यानी कि क्यू स्क्वायर की बात कर रहा है, तो क्यू स्क्वायर जब 0.16 है तो क्यू आप बताएंगे 0.4, तो पी आपके सामने आता है 0.6। अब जो भी पूछा है उसका आंसर दीजिए, चाहे वो पी स्क्वायर कह रहा है या क्यू स्क्वायर। इस क्वेश्चन में दोनों पूछा है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होमोजाइगस। तो इस तरह से आप इजीली फॉर्मूला के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में एक और क्वेश्चन आप लीजिए। यहां जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें पॉपुलेशन साइज 2000 आपको दे रखी है। इस पॉपुलेशन में वही रैंडम मैटिंग में प्रभावी एलील का प्रतिशत आपको दे दिया है 90%।
प्रभावी एलील P, डोमिनेंट जो है वो P। अब ज्ञात क्या करना है, तो प्रभावी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब प्रभावी व्यक्ति कौन होगा, P स्क्वायर प्लस 2PQ, इन दोनों को आप कहेंगे प्रभावी व्यक्ति, क्योंकि प्रभावी आपको दे दिया P परसेंटेज 90%। तो अब हमें पता करना है यहां पे प्रभावी व्यक्ति, इसका मतलब कि P स्क्वायर और 2PQ। तो देखिए प्रभावी एलील का परसेंटेज 90% आपको दे रखा है, यानी P 90% आपके सामने, तो P हुआ आपका 0.9, तो Q अंडरस्टूड है, 0.1 मिलना है। सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं ये आपने 1 माइनस किया तो Q 0.1 आपको मिलना है। तो दोनों की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, P और Q। P आपने कह दिया 0.9, Q 0.1। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रभावी व्यक्तियों की संख्या। प्रभावी व्यक्ति कौन होंगे, P स्क्वायर और 2PQ, क्योंकि डोमिनेंट होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो P स्क्वायर अगर हम देखें तो P 0.9 होल स्क्वायर और Q 2PQ की बात करें तो 2P वही 0.9 और Q 0.1। होल स्क्वायर आप करेंगे, जानते हैं 0.81 आपको मिलना है, प्लस इससे अगर आप मल्टीप्लाई करें 18 1 आप बताएंगे तो 0.18, दोनों को ऐड कर दिया 0.99 आपको बताना है। नंबर्स पूछा है तो कुल 2000 है, उससे आपने मल्टीप्लाई किया तो नंबर आए आपके पास में 1980 तो बहुत सिंपल है, केवल फॉर्मूला पे अपने डाटा को अप्लाई करना है और कुछ भी आपको यहां करने की जरूरत नहीं है। आपको दे रखा है यहां साफ 90% कौन है, प्रभावी एलील, तो प्रभावी कौन, P दे दिया गया है, तो Q आप पता कर लें। अब उसके बाद में जो भी आपसे पूछा जाए, अगर प्रभावी है तो P स्क्वायर प्लस 2PQ दोनों आएंगे, केवल समयुग्मजी प्रभावी है तो P स्क्वायर आएगा, समयुग्मजी अप्रभावी है तो Q स्क्वायर आपने बताने। क्लियर। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन अगर आप लें, यहां देखिए पॉपुलेशन साइज कितनी है, ये देखिए 10,000 पॉपुलेशन में आपसे पूछा गया है 36% एल्बिनिक है। एल्बिनिज्म रंजकहीनता, माइंड में आपको याद रखना है, एल्बिनिज्म रंजकहीनता एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव है, ऑटोसोम यानी ए से हम बताएंगे, रिसेसिव केवल समयुग्मजी अवस्था में अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये आपको याद रखना है। तो 36% जो है वो एल्बिनिज्म है, होमोजाइगस रिसेसिव। तो वाहक और सामान्य व्यक्तियों की क्रमशः संख्या आपको ज्ञात करनी है। वाहक होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, और जो सामान्य वो दोनों है कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो अगर रंजकहीनता की बात करें तो जैसा पहले मैंने कहा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कैपिटल ए सामान्य, कैपिटल ए स्मॉल ए भी सामान्य लेकिन साथ में वाहक है, और स्मॉल ए रंजकहीनता। तो देखिए रंजकहीनता 36% कौन है, स्मॉल ए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। अब ये दोनों आपको ज्ञात करने, यही पूछा है वाहक और सामान्य। अब सामान्य में दोनों आ जाएंगे, देखिए ये भी सामान्य है, और वाहक में केवल हेट्रोजाइगस आपको यहां पे ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करिए, रंजकहीनता 36% यानी Q स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव, तो Q आपका कितना हो जाएगा यहां पर 0.6, ये देखिए कैलकुलेशन करें आपको मिलना है 0.6। अब P अगर ज्ञात करें तो 1 में माइनस करें, ये मिलेगा 0.4 आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलना है 0.4। तो दोनों आ गए हमारे पास वैल्यू P और Q। अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वाहक भी ज्ञात करें और सामान्य भी। वाहक की बात करें तो वाहक कौन होगा, 2PQ, हेट्रोजाइगस को कहा गया वाहक, तो 2P की वैल्यू आपने फाइंड आउट करिए 0.4, Q आपने देखा 0.6, तो मल्टीप्लाई कर लें, कैलकुलेट 0.48 आपको मिलना है। नंबर्स अगर हम देखें तो 10,000 से आपने मल्टीप्लाई किया, नंबर आपको मिलने 4,800। कौन, वाहक यानी हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, इस पॉपुलेशन में 10,000 में से मिलेंगे कितने, 4,800। अब सामान्य की बात की जा रही है, तो सामान्य की बात करें, ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। सामान्य आपसे पूछा जा रहा है, तो सामान्य कौन है, दोनों, ये देखिए सामान्य दोनों है,
कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों सामान्य है, तो दोनों लेंगे कैपिटल ए और हेट्रोजाइगस कैपिटल ए स्मॉल ए, यानी कि 2pq। तो p आपने बताया 0.4 का होल स्क्वायर, 2pq, 2p और q मल्टीप्लाई आप करें, आपको मिलना है 0.16 सामान्य नॉर्मल, जिसमें होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों आए। अब यहीं पर अगर आप देखें संख्या पूछी है तो इसे आप 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर मिलना है 6,400। तो कुल 6,400 आपको यहां पे मिल जाएंगे, कैसे? सामान्य, कितने में से? 10,000 में से। तो ऐसे कई क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, इजीली आप उसे सॉल्व करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी होगा आपके लिए हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। केवल एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में क्या पुटअप किया गया है। फॉर्मूला याद रखें, पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। पी और क्यू की बात की जा रही तो केवल एलील है, पी डोमिनेंट एलील, क्यू रिसेसिव एलील। पी स्क्वायर है यानी वो होमोजाइगस डोमिनेंट, 2pq हेट्रोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है, और क्यू स्क्वायर होमोजाइगस रिसेसिव को यहां पर कहना चाह रहा है। क्लियर स्टूडेंट?